नमस्कार। यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए 12 अगस्त 2025 की समसामयिक घटनाओं पर आज हम बात करेंगे। ये भाग 1 है। और हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, कुछ विषयों पर शायद हमने पहले भी थोड़ी बात की हो, तो ये एक तरह से रिवीजन भी हो सकता है। आज हम देखेंगे राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर, एक बड़ा ही अनोखा नीला मशरूम, कोलोराडो नदी के संकट को, फिर जैव सुरक्षा स्तर क्या होते हैं, कुछ नए केकड़े मिले हैं उनके बारे में, और हाँ, भू-आबद्ध देशों पर यूएन सम्मेलन, मुथुवन जनजाति, वन्य जीव अभयारण्यों और रोग नियंत्रण से जुड़े कुछ अपडेट्स भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर। हाल में ये बात आई कि इसके लिए जो एनएमआर आईडी है, उसका आवेदन फिलहाल स्वैच्छिक है। जी, और ये समझना जरूरी है कि ये जो एनएमआर है, मतलब नेशनल मेडिकल रजिस्टर, ये एनएमसी अधिनियम 2019 के तहत बना है। अगस्त 2024 से लागू हुआ। दरअसल ये डॉक्टरों का एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है। मकसद है कि भाई डुप्लीकेसी ना हो, पारदर्शिता रहे, जनता को पता हो कि कौन डॉक्टर कहाँ प्रैक्टिस कर रहा है, उसकी योग्यता क्या है। अच्छा, मतलब एक यूनिक आईडी मिलेगी हर डॉक्टर को आधार से जुड़ी हुई? बिल्कुल। इसमें डॉक्टर की क्वालिफिकेशन, स्पेशलाइजेशन, रजिस्ट्रेशन स्टेटस सब होगा। और हाँ, आधार से लिंक एक यूनिक एनएमआर आईडी दी जाएगी। प्रक्रिया भी ठीक है। पहले राज्य चिकित्सा परिषदें डिग्री वेरीफाई करती हैं, फिर एप्लीकेशन एनएमसी यानी राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग को जाती है, फिर वो आईडी जारी करते हैं। लेकिन ये स्वैच्छिक होने वाली बात थोड़ी, खैर आगे देखते हैं। एक बड़ी दिलचस्प खबर है प्रकृति से। तेलंगाना के जंगलों में कुमारम भीम आसिफाबाद जिले में एक बहुत ही दुर्लभ चमकीले नीले रंग का मशरूम दिखा है, ब्लू पिंकल, एंटोलोमा हॉचस्टेटरी। हाँ, ये वाकई खास है। इसे स्काई ब्लू मशरूम भी कहते हैं। और मजे की बात यह है कि ये मूल रूप से न्यूजीलैंड का है। इतना फेमस है कि वहां के $50 के नोट पर भी इसकी तस्वीर है। अरे वाह! और इसका नीला रंग, ये कैसे? इसका नीला रंग आता है एज्यूलिन पिगमेंट से, जो काफी दुर्लभ है। ये आमतौर पर न्यूजीलैंड के जंगलों में पत्तियों के बीज उगता है। भारत में, खासकर मॉनसून में, इसका दिखना दिखाता है कि उस इलाके में कितनी रिच बायोडाइवर्सिटी है। हाँ, इसके गिल्स गुलाबी या सफेद होते हैं, इसीलिए पिंक गिल नाम पड़ा। कमाल है। अच्छा, जैव विविधता से अब पानी के संकट पर आते हैं। उत्तरी अमेरिका की कोलोराडो नदी, इसे दक्षिण पश्चिम की जीवन रेखा कहते हैं, पर अब ये खुद संकट में है। इसका पानी कम हो रहा है। जी, और ये बहुत गंभीर बात है। ये नदी रॉकी पर्वत से निकलकर 7 अमेरिकी राज्यों और मेक्सिको के 2 राज्यों से गुजरती है। करीब 4 करोड़ लोगों को पानी देती है। सोचिए, इसी नदी ने लाखों साल लगाकर ग्रैंड कैनियन बनाया है, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। लेक मीड, लेक पॉवल जैसे बड़े जलाशय इसी पर हैं। तो पानी कम होने से तो बहुत बड़ा असर पड़ेगा। बिल्कुल। और पानी के अधिकारों को लेकर राज्यों और मेक्सिको के बीच तनातनी भी बढ़ रही है। ये जल संकट और क्लाइमेट चेंज का एक बड़ा उदाहरण है। पर्यावरण और स्वास्थ्य ये जुड़े हुए हैं। हैदराबाद के नेहरू जूलॉजिकल पार्क में दक्षिण भारत की पहली बायोसेफ्टी लेवल 3 लैब बन रही है। ये बीएसएल लेवल क्या होते हैं, थोड़ा समझाएंगे? हाँ, जरूर। देखिए, बीएसएल यानी बायो सेफ्टी लेवल, ये लैब्स के लिए एक तरह की सेफ्टी रेटिंग है। ये बताती हैं कि लैब में कितने खतरनाक कीटाणु या एजेंट्स पर काम करने की सुविधा और सुरक्षा है। लेवल 1 से 4 तक होते हैं। बीएसएल 1 मतलब सबसे कम रिस्क, जैसे स्कूल की लैब। बीएसएल 3 लैब में ऐसे एजेंट्स पर काम होता है जिनसे गंभीर या जानलेवा बीमारी हो सकती है, खासकर सांस के जरिए फैलने वाली। अच्छा, जैसे टीबी वगैरह? हाँ, कह सकते हैं। यहाँ एयर फ्लो बहुत कंट्रोल्ड होता है, एग्जॉस्ट एयर फिल्टर होती है। और बीएसएल 4 तो सबसे खतरनाक एक्सोटिक एजेंट्स के लिए होता है, जिनका अक्सर कोई इलाज या वैक्सीन नहीं होता, जैसे इबोला। तो हैदराबाद में बीएसएल 3 लैब बनना जूनोटिक बीमारियों, मतलब जानवरों से इंसानों में फैलने वाली बीमारियों के निदान और रिसर्च के लिए बहुत अहम कदम है। समझ गए। अच्छा, अब खोज की बात करते हैं। केरल के पश्चिमी घाट में मीठे पानी के केकड़ों की 2 नई प्रजातियां मिली हैं, कासरगोडिया शीबे और पिलार्टा वामन। नाम भी बड़े दिलचस्प हैं। जी, ये गेकारसिनुसिडे परिवार के हैं। ये एशिया में मीठे पानी के केकड़ों का एक बड़ा ग्रुप है। कासरगोडिया शीबे का नाम तो जाहिर है, कासरगोड सिले पर है। इसका ऊपर का खोल, मतलब कैरापेस, भूरा नारंगी होता है, काले धब्बों के साथ। और पिलाटा वामन? पिलाटा वामन का नाम भगवान विष्णु के वामन अवतार पर है, क्योंकि ये साइज में छोटा है। इसका कैरापेस थोड़ा ज्यादा चौकोर होता है। ये खोजें बताती हैं कि पश्चिमी घाट जैसे बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट में अभी भी कितना कुछ खोजना बाकी है। बिल्कुल। अच्छा,
अब जरा अंतर्राष्ट्रीय मंच की खबर देखें। तुर्कमेनिस्तान में भू आबद्ध विकासशील देशों मतलब LLDCs पर तीसरा संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन शुरू हुआ है। ये हर 10 साल में होता है। जी हाँ, हर 10 साल में। दुनिया में 32 ऐसे देश हैं, लैंडलॉक्ड डेवलपिंग कंट्रीज, जिनकी कोई सीधी समुद्री सीमा नहीं है। करीब 60 करोड़ लोग रहते हैं इन देशों में। समुद्र तक सीधी पहुंच न होने से इन्हें व्यापार, ट्रांसपोर्ट और ओवरऑल डेवलपमेंट में बहुत दिक्कतें आती हैं। तो इस बार के सम्मेलन का फोकस क्या है? इस बार का थीम है साझेदारी के माध्यम से प्रगति। मुख्य लक्ष्य है आवाजा प्रोग्राम ऑफ एक्शन 2024-2034 को लागू करना। ये प्रोग्राम इन देशों में स्ट्रक्चरल बदलाव लाने, व्यापार बढ़ाने, ट्रांसपोर्ट कनेक्शन सुधारने और उन्हें क्लाइमेट चेंज जैसे झटकों के सामने ज्यादा लचीला बनाने पर केंद्रित है। महत्वपूर्ण पहल है। चलिए वापस भारत आते हैं। केरल और तमिलनाडु के सीमावर्ती पहाड़ी जंगलों में रहने वाली मुथुवन जनजाति, उन्होंने अपनी भाषा और संस्कृति को बचाने के लिए एक सम्मेलन किया है। हाँ, ये मुथुवन समुदाय बहुत खास है। इनके 2 ग्रुप्स हैं, मलयालम मुथुवन और पांडी मुथुवन। ये अपने पारंपरिक ज्ञान, खासकर औषधीय पौधों की जानकारी और वन्य जीवों के साथ शांति से रहने के लिए जाने जाते हैं। इनमें 6 कुल होते हैं, जिन्हें कूतम कहते हैं। शासन के लिए इनकी अपनी कानी प्रणाली है, जिसमें गांव का मुखिया कानी होता है। और इनकी आजीविका? पारंपरिक रूप से विरिप्पू कृषि करते हैं, जो एक तरह की झूम खेती है। रागी, मक्का वगैरह उगाते हैं। ये प्रकृति पूजक हैं और अपने पूर्वजों की आत्माओं की भी पूजा करते हैं। ऐसे समय में जब आधुनिकता का दबाव बढ़ रहा है, अपनी भाषा और संस्कृति को बचाने का इनका प्रयास बहुत सराहनीय है। जरूर। अब वन्य जीवों की तरफ रुख करते हैं। गुजरात का बरड़ा वन्य जीव अभयारण्य, यहाँ विश्व शेर दिवस 2025 मनाया गया और ये एशियाई शेरों का दूसरा घर भी बन सकता है। जी, ऐसी योजना है। गिर बराड़ा परियोजना 1979 से ही है। अब गिर में शेरों की संख्या काफी बढ़ गई है, तो एक दूसरा सुरक्षित ठिकाना बनाना बहुत जरूरी है, ताकि कोई बीमारी फैले या कोई और आपदा आए तो सारे शेर एक ही जगह होने का खतरा ना हो। बराड़ा गिर के पास ही है। यहाँ मालधारी, भरवाड़ जैसी जनजातियां भी रहती हैं। और एशियाई शेर की स्थिति क्या है अभी? एशियाई शेर, जो अब सिर्फ भारत में गिर में ही पाए जाते हैं, IUCN की लिस्ट में वल्नरेबल यानी असुरक्षित हैं। साइट्स के परिशिष्ट I में और हमारे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में है। इनका संरक्षण बहुत जरूरी है। ठीक है, अब कर्नाटक चलते हैं। बिलिगिरी रंगस्वामी मंदिर टाइगर रिजर्व यानी BRT। खबर है कि वहां कुछ संस्थानों और व्यापारियों को बेदखली के नोटिस दिए गए हैं। ये रिजर्व कहाँ है? BRT टाइगर रिजर्व कर्नाटका में है और ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बीच एक बहुत महत्वपूर्ण कॉरिडोर, एक संयोग स्थल है। इसे 2011 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। इसका नाम बिलगिरी यानी सफेद चट्टानी पहाड़ी और वहां स्थित रंगस्वामी मंदिर पर पड़ा है। और यहाँ की कोई खास बात? हाँ, यहाँ सोलीगा जनजाति रहती है। इन्हें टाइगर रिजर्व के अंदर वन अधिकार हासिल करने वाली पहली जनजाति होने का गौरव प्राप्त है। ये संरक्षण में स्थानीय भागीदारी का अच्छा उदाहरण है। जाहिर है, बेदखली नोटिस जैसी खबरें विकास और संरक्षण के बीच संतुलन बनाने की मुश्किल चुनौती को दिखाती हैं। आखिर में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र यानी NCDC, इन्होंने हाल ही में जल प्रदूषण से होने वाली बीमारियों से निपटने के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं। जी, NCDC हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत एक प्रमुख संस्थान है। मुख्यालय दिल्ली में है और देश भर में 8 शाखाएं हैं। ये देश में बीमारियों की निगरानी, रोकथाम और नियंत्रण के लिए नोडल एजेंसी है। इसका इतिहास काफी पुराना है। 1909 में केंद्रीय मलेरिया ब्यूरो के रूप में शुरू हुआ था। अच्छा, तो ये सिर्फ निगरानी ही नहीं करता? नहीं, ये प्रकोपों की जांच करता है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस AMR जैसी नई चुनौतियों पर नजर रखता है और राज्यों को तकनीकी मदद भी देता है। जल जनित रोगों पर गाइडलाइंस जारी करना दिखाता है कि ये पब्लिक हेल्थ को लेकर कितने प्रोएक्टिव हैं। तो आज हमने कई सारे अहम मुद्दों पर नजर डाली। स्वास्थ्य, पर्यावरण, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, स्वदेशी संस्कृति, वन्यजीव संरक्षण। हाँ, और ये सब दिखाता है कि ये सारे पहलू आपस में कितने जुड़े हुए हैं। UPSC की तैयारी के लिहाज से इन कनेक्शंस को समझना बहुत जरूरी है और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है। श्रोताओं के लिए विचारोत्तेजक प्रश्न कि एक तरफ विकास की जरूरतें हैं, जैसे BRT में हमने देखा, और दूसरी तरफ संरक्षण की अनिवार्यता है,
जैसे कोलोराडो नदी का संकट या एशियाई शेरों का मामला। तो इन दोनों के बीच सही संतुलन कैसे बनाया जाए? या फिर जो आधुनिक विज्ञान है जैसे NCDC या BSL लैब्स, उसके साथ हम अपनी पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को जैसे मुथुवन जनजाति की हैं कैसे सहेज कर रख सकते हैं और साथ लेकर चल सकते हैं? इस पर सोचिएगा ज़रूर। ऐसे ही और विश्लेषण के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।